नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में एमएससीपी के बारे में बताया था। एमएससीपी के ऊपर जो रेलवे बोर्ड ने मास्टर सर्कुलर मतलब मास्टर सर्कुलर नाम से तो नहीं निकाला था, लेकिन एक डिटेल गाइडलाइंस 2019 में निकाली थी। और क्या एमएससीपी होता है और एमएससी के पहले एसीपी, उससे पहले इंस्टीट्यूट प्रमोशंस के बारे में बताया था। कोई भी बात को समझने के लिए फंडामेंटल रूल जानना जरूरी है। तो एमएससीपी के ऊपर जो गाइडलाइंस है, जो मेन गाइडलाइंस है, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ अपने वीडियो में। 3 वीडियो में मैंने बना चुका हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। उसके बाद 2009 में पॉलिसी निकली थी आरबी। ये हमारा नंबर है 101/2009, जिसको वापस कुछ संशोधन के बाद 2019 में निकाला था। उसके बाद फिर रेलवे बोर्ड ने जो जो मामले आते रहे, इश्यूज आते रहे, उसके ऊपर रेलवे बोर्ड क्लेरिफिकेशन निकालती रही। तो कोई भी सब्जेक्ट डील करना, हमें एमएससीपी अगर डील करना है या कोई भी सब्जेक्ट डील करना है, तो हमको उस सब्जेक्ट का मेन जो फंडामेंटल रूल है वो हमको मालूम होना चाहिए। उसके बाद फिर उसके ऊपर फर्दर क्लेरिफिकेशन जितने भी आए, हमको सबको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी हम उस सब्जेक्ट पे अच्छे से डील कर पाएंगे। और उस सब्जेक्ट पे कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वो हम एग्जाम में हम कर सकते हैं, जब तक कि हमको वो सब्जेक्ट पूरा मालूम नहीं हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे आपने 3 वीडियो देख लिए होंगे। अगर नहीं देखें तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप वो 3 वीडियो जरूर देखें, उसके बाद ही ये वीडियो देखें। अगर आपने ये वीडियो अचानक ये स्टार्ट किया हो, पहले का आपको मालूम नहीं है, तो मैंने अभी जस्ट 2 दिन पहले ही वीडियो बनाया हुआ है। तो प्लस आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो 3 वीडियो आप जरूर देखें, उसके बाद इसको देखें। और एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं काफी मेहनत लगती है इसमें, काफी डिटेल स्टडी आपकी करा रही है, तो लोग, मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग ये वीडियो देखें। तो प्लीज आप इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं चाहता हूँ ऑल इंडिया में लोग इसको देखें और समझे इस चीज को, ताकि ये सब्जेक्ट सही तरह से डील हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको सही में अच्छा लगा वीडियो, तो प्लीज लोगों को आग्रह करें कि सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि जो भी मेरे नए वीडियोस हैं वो टाइमली उन तक पहुंचे और उसको समझ ले जल्दी से। तो इसके बाद जो पहला क्लेरिफिकेशन आया था हमारा एमएससीपी निकलने के बाद, वो क्लेरिफिकेशन था एक्सटेंशन ऑफ बेनिफिट ऑफ एमएससीपी स्कीम टू द रिकॉर्डिंग ऑफ 50% ऑफ टेम्परेरी स्टेटस कैजुअल लेबर सर्विस। तो एमएससीपी का जो हमने मेन सर्कुलर पहला पढ़ा था, उसमें ये कहा गया था कि सिर्फ रेगुलर सर्विस ही लेनी है, काउंट करनी है। सर्विस से पहले की प्री ट्रेनिंग, प्री सिलेक्शन, प्री अपॉइंटमेंट ट्रेनिंग जो होती है, वो एडॉक सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस सर्विस नहीं काउंट करी। तो उसमें ये इश्यू हुआ था कि चूंकि हमारे यहाँ रेलवे में जो रेगुलर एम्प्लॉय आते हैं, उसमें मैक्सिमम तो ट्रेनिंग्स आते हैं। इसके अलावा एक और रिक्रूटमेंट था, मोड ऑफ रिक्रूटमेंट, जो मैक्सिमम ग्रुप डी में था, वो था कैजुअल लेबर और सब्स्टिट्यूट की भर्ती, जो हमारे 1970s के मैंने देखे थे, 60s 70s में आते थे। इवन 85 तक लगभग कैजुअल लेबर की भर्ती हुई है। तो कैजुअल लेबर के रूल्स आपको शायद मालूम होंगे कि कैजुअल लेबर में जो हमारा सेटलमेंट, जो पेंशन बेनिफिट का जो मामला आता है, उसमें कैजुअल लेबर का फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांटिंग टीएस, टीएस जिस दिन को मिलता है, यानी वो जनरली 120 दिन काम करते हैं, चाहे वो कैजुअल लेबर हो या सब्स्टिट्यूट हो। प्रोजेक्ट में काम करते हैं कैजुअल लेबर, उनके लिए शायद 360 समथिंग डेज होता है, लेकिन नॉर्मल जो होता है कैजुअल लेबर और जो सब्स्टिट्यूट है, उनको 120 दिन की सेवा करने के पश्चात टेम्पररी स्टेटस यानी अस्थायी दर्जा प्रदान किया जाता है। वही उनका डेट ऑफ अपॉइंटमेंट भी होता है। पेंशनरी बेनिफिट जो हमारे सेटलमेंट और जो रेलवे के जो नियम है, और लगभग रेलवे के पास पीटीओ, सब सारी फैसिलिटीज जो है, कैजुअल लेबर को टीएस मिलने से लगभग लगभग वो रेलवे एम्प्लॉय ही माने जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर उनको रेगुलर नहीं मिलता, तो फिर सेटलमेंट ड्यूज और बाकी बेनिफिट में उसको दिक्कत आती है, क्योंकि रेगुलर एम्प्लॉय होना जरूरी है। तो अगर वो रेगुलर एम्प्लॉय हो जाते हैं बाद में, सब्सिक्वेंटली टीएस मिलने के बाद रेगुलर हो जाते हैं और रेगुलर एब्जॉर्व हो जाता है, तो वो पूरी सर्विस जो है काउंट होती है उसमें। कैजुअल लेबर के मामले में टीएस से रेगुलर की जो सर्विस होती है, मान ली किसी ने 10 साल की सर्विस है, तो उसकी आधी ही काउंट होती है, 50%। यानी अगर 10 साल की सर्विस है तो 5 साल ही मिलेंगे उसको, बाकी फिर रेगुलर सर्विस जितनी होगी काउंट होती है। और उसी के आधार पर फिर रिटायरमेंट के लिए 20 साल होते हैं तो पास मिलना, आरएलजे स्कीम वगैरह समथिंग समथिंग सारे बेनिफिट मिलते हैं। और इसी प्रकार जो सब्स्टिट्यूट की सर्विस होती है, वो 100% काउंट होती है। यानी टीएस जिस दिन से मिला और फिर रेगुलर अगर 10 साल के बाद होता है, पूरी 10 साल मिलती है। यानी कैजुअल लेबर और सब्स्टिट्यूट दोनों में अंतर ये होता है कि कैजुअल लेबर की तो टीएस से रेगुलर की 50% सर्विस काउंट होती है, और सब्स्टिट्यूट की फुल 100% सर्विस काउंट होती थी। तो यही इश्यू एमएससीपी में भी बात आई कि इसमें कितना काउंट करना है। तो एमएससीपी में लगभग लगभग जो सेटलमेंट का रूल था उस टाइम पे, जो अभी भी है सेटलमेंट का, वही कहा गया है कि एक्सटेंशन ऑफ बेनिफिट ऑफ एमएससीपी स्कीम टू रिकॉर्डिंग ऑफ 50% ऑफ टेम्परेरी स्टेटस कैजुअल लेबर। तो इसमें यही कहा गया है, पैरा 3 पढ़ता हूँ, द मैटर हैज बीन एग्जामिन, इट हैज बीन डिसाइडेड दैट 50% ऑफ टेम्परेरी स्टेटस
casual labor service on observation in regular employment may be taken into account towards the minimum service of 10, 20, 30 years। तो ये 2009 का जो पहला क्लैरिफिकेशन आया था वो आया था एमएससीबी में कैजुअल लेबर के लिए आया था, और उसके बाद सेम इसी को आगे करते हुए उन्होंने सब्स्टिट्यूट में आया था। ये सब्स्टिट्यूट का रूल है, ये 2010 में आया था, और इसमें ये कहा गया कि आपको लाइक जो है कैजुअल लेबर की तरह सब्स्टिट्यूट में भी 100% जो है आपको पीरियड काउंट करना है। तो तब से लेके अभी तक लगभग चल ही रहा था, लेकिन अब रिसेंटली रेलवे बोर्ड ने 2010 में 2023 में लेटर निकाला है, जिसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना हुआ है। आप चाहे तो डिटेल में उसमें वीडियो में देख सकते हैं। उसमें ये कहा गया है, आरबी नंबर 31/23 14 फरवरी का है, जिसमें फिर मना कर दिया है रेलवे बोर्ड ने क्लेरिफिकेशन कि आपको जो है कैजुअल लेबर का जो 50% पीरियड हम काउंट करते थे और जो सब्स्टिट्यूट का 100% पीरियड काउंट करते थे, वो पीरियड आपको नहीं काउंट करना है। ये आप क्लेरिफिकेशन 2023 में आया, यानी 2923 तक अभी तक दे रहे थे, लेकिन रेलवे बोर्ड ने ये भी कहा कि पुरानी जो दे दी है उनको आपको टच नहीं करना है, लेकिन फर्दर जो फ्यूचर में अब जो देंगे उसमें आपको सर्विस काउंट नहीं करना है। यानी कि जो बंदे कैजुअल लेबर और सब्स्टिट्यूट में भर्ती हुए अभी भी कई लोग चल रहे हैं, तो उनको अब लगभग उनको फर्स्ट और सेकंड लगभग लगभग दे दिया हो सभी को, मैक्सिमम को। तो अब थर्ड एमएससीपी में आपको वो सर्विस काउंट नहीं करनी है जो कैजुअल लेबर और सब्स्टिट्यूट में टीएस वाला जो पीरियड था, टीएस से लेके रेगुलर सर्विस का जो पीरियड था। अब जो रेलवे बोर्ड का लेटेस्ट क्लेरिफिकेशन है 2023 का 14 फरवरी का, आरबी नंबर 13/23, अकॉर्डिंग टू व्हिच दिस सर्विस प्रायर टू रेगुलराइजेशन, that is from the date of appointment, that is date of granting TS to date of regularization period, is not to be counted towards granting the MSCP for 10 years, 20 years, 30 years। तो ये रेलवे बोर्ड का लेटेस्ट रूल है। तो मैं आपको बता दूं कि पहला क्लेरिफिकेशन आया था, इसलिए मैंने आपको कहा था कि क्लेरिफिकेशन भी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ये हमारा पहला क्लेरिफिकेशन आता है यहाँ पर टेम्पररी स्टेटस का। उसके बाद जो अगला क्लेरिफिकेशन आया था उसमें एक इश्यू था, हालांकि अभी इतनी जरूरत है नहीं, कि सिक्स पे कमीशन में चूंकि एमएससीपी आया था, उससे पहले फिफ्थ पे कमीशन में ग्रुप डी में हमारे यहाँ पे काफी सारी स्केल होती थी, 2550, 3200, 2610, 3540, 2610 4000 एंड 2650 4000, ये चार स्केल हुआ करते थे। इसमें प्रमोशन हुआ करता था। सिक्स पीसीज से 1/1/2006 से ग्रुप डी का जो हमारा स्टेटस खत्म कर दिया, ग्रुप डी ही खत्म कर दिया रेलवे बोर्ड ने, और सबको बता दिया कि इसको इन सभी ग्रेड को मर्ज करके 1800 जीबी दिया गया, जो भी हमारा लेवल 1 है 7 पीसी में। और अब 1800 देने के बाद उसको बोला गया कि अब ये ग्रुप सी कहलाएंगे। तो इस पे रेलवे बोर्ड ने क्लेरिफिकेशन किया है कि रेलवे बोर्ड ने हालांकि एक पैरा 5 में बोला था कि एक ही ग्रेड में अगर प्रमोशन है तो उनको प्रमोशन काउंट किया जाएगा, लेकिन इस मामले में रेलवे बोर्ड ने कहा कि ग्रुप डी में जितने भी प्रमोशन हुए हैं 2550 से 2610, ये सबको इग्नोर करना है। अब 1800 से आगे जो है प्रमोशन काउंट होगा। तो लास्ट में बोला गया कि अगर किसी को 1900 में प्रमोशन अगर दिया हुआ है तो वो काउंट होगा, बाकी नहीं काउंट होगा। तो ये एक क्लेरिफिकेशन रेलवे बोर्ड का आया था। और एक ये लेटर और है बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है मेरे ख्याल से, जो देखेंगे कि एक इशू जैसे मैंने कल परसों भी बताया था जब हम मेन सर्कुलर पढ़ रहे थे, कि एमएससीपी में पहले गुड़ हुआ करता था ग्रेडिंग, और 25/7/2016 से वेरी गुड कर दिया है। लेकिन अब इश्यू एक आता है लोगों के दिमाग में, मेरे ख्याल से अभी भी काफी सारे लोगों के दिमाग में आया होगा, कि एवरेजिंग जो 3 साल में, तीनों साल में वेरी गुड चाहिए, या अगर किसी एक साल में गुड है, एक साल में वेरी गुड है, एक साल में आउटस्टैंडिंग है, तो चलेगा क्या? तो उसके ऊपर रेलवे बोर्ड ने 25/2010 आरबी नंबर है, और 2010 में निकाला था। इसमें कहा गया था, द प्रैक्टिस ऑफ एवरेजिंग एसीआरस रेटिंग एज फॉलोज इन केस ऑफ नॉर्मल डीपीसी बी एडॉप्टेड विद रेफरेंस टू द रेस्पेक्टिव बेंचमार्क ओबीसी। तो इसमें रेलवे बोर्ड ने क्लेरिफिकेशन दिया था कि आप एवरेजिंग का जो डीपीसी में हम एवरेजिंग करते थे वही प्रैक्टिस उसको लागू करेंगे। और इसके ऊपर हमारे हेडक्वार्टर वेस्टर्न रेलवे ने भी क्लेरिफिकेशन निकाला, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो करने का मतलब यह है कि एमएससीपी के ऊपर भी आप ग्रेडिंग कर सकते हैं। एक बार फिर मैं दोबारा क्लियर कर दूं आपको कि जो भी मैं पढ़ रहा हूं, बता रहा हूं, ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, इसको प्लीज ऑफिशियल कैपेसिटी में ना ले जाएं। आप इससे सहमत हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। और ये मैंने टेम्परेरी स्टेटस सब्स्टिट्यूट का ऑलरेडी बता दिया है, इसलिए हम आगे जाएंगे अभी। ये क्लेरिफिकेशन और आया था 2010 में,
जैसा कि आपको मालूम होगा कि हमारे जो मेडिकल कैटेगरी है रेलवे में, मेडिकल कैटेगरी में एक फार्मासिस्ट कैटेगरी होती है, और फार्मासिस्ट में जो एबीसी होती है वो होती है 2800 इनिशियल रिक्रूटमेंट गेट। फिर उनके बाद 2 साल में उनको नॉन फंक्शनल प्रमोशन देते हैं ऑटोमेटिक, 2 साल पूरे होते हुए ही बिना कोई सिलेक्शन के बिना सबको ऑटोमेटिक दिया जाता है। जैसे गजटेड में 4800 से 5400 4 साल में दिया जाता है, सेम उसी प्रकार का नॉन फंक्शनल ग्रेड जो है प्रमोशन दिया जाता है फार्मासिस्ट कैटेगरी में 4200, और उसके बाद 4600 का इनका प्रमोशन होता है। तो किसी ने क्लेरिफिकेशन मांगा था कि जो ये नॉन फंक्शनल प्रमोशन दिया जाता है 4200, इसको एमएससीपी पर्पस में अपग्रेडेशन माना जाएगा कि नहीं जाएगा? तो उसमें रेलवे बोर्ड ने कहा है, द प्लेसमेंट of pharmacist in grade pay 42 in PB2 on completion of 2 years regular service in the grade pay of 2800 in PB1 has to be counted treated as one upgradation under the MSP। यानी कि फार्मासिस्ट कैटेगरी में 2800 से 4200 का जो नॉन फंक्शनल प्रमोशन दिया था उसको भी एमएससीपी पर्पस में एक अपग्रेडेशन माना जाएगा। यानी फार्मासिस्ट कैटेगरी में अगर कोई बंदा आता है तो उसका पहला प्रमोशन जो होगा वो 4200, चूंकि 2 साल बाद ही मिल जाएगा, उसके बाद 4600, उसके बाद फिर 4800 में एक एमएससीपी दिया जा सकता है। इसके बाद अगला क्लेरिफिकेशन 2011 में आया था, आरबी नंबर 6/11 6/11। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी भी कर्मचारी का जो है, अगर मान लो 2800 में, जैसे मैं उस वक्त वीडियो बनाया था, पिछले वीडियो बताया था कि 2800 से अगर 4200 मिलता है तो 4200 वालों को नॉर्मली फर्स्ट क्लास पास मिलता है, और 2800 वालों को जो है थर्ड एसी पास मिलता है। या फिर हम बात करें नीचे 1800 वालों को स्लीपर सेकंड क्लास का मिलता है, और आगे थर्ड एसी होता है। 2800 मान लीजिए कोई बंदा 2400 में है तो उसको सेकंड स्लीपर मिल रहा है, और थर्ड एसी मिलते हैं, उसको सारे ही थर्ड एसी के पास मिलते हैं। तो क्या अपग्रेडेशन की वजह से पास के इंटरवल में फर्क पड़ेगा? तो रेलवे बोर्ड ने इसमें भी ये कहा गया है, हैज द बेनिफिट ऑफ पासेस ऑब्लिक पीटीओ corresponding to the next higher grade पे granted under MSCP will be available to the employee। यानी जैसे ही आप MSCP लेते हैं हायर ग्रेड पे, तो उस ग्रेड से कनेक्टेड जो आपको पास का जो एंटाइटलमेंट है वो मिलेगा, जरूर मिलेगा। ऐसा इसमें कहा गया है कि यानी कोई बंदा जो है अगर 2800 में है तो वो थर्ड एसी के पासेस मिल रहे होंगे, जैसे ही उसको एमएससीपी के अंदर 4200 मिलेगा, 4200 ग्रेड पे मिलेगा, यानी लेवल 6 मिलेगा, देन ही इज एलिजिबल फॉर फर्स्ट क्लास पासेस। लेकिन रेलवे बोर्ड ने एक और बात लास्ट में नीचे बताई है कि जो पासेस जो मिलते हैं वो एक तो आपको ग्रेड पे के हिसाब से मिलते हैं, और एक आपको जो हार स्टेटस के ऊपर मिलते हैं। हार स्टेटस का मतलब होगा कि जैसे आप ग्रुप सी में जो पास मिल रहे हैं आपको, वो ग्रेड के हिसाब से मिल रहे हैं, लेकिन जैसे ही ग्रुप सी जो होता है, इवन ग्रुप सी में भी आप आजकल तो भी आपको मालूम होगा 4800 और 5400 भी मिल रहा है। तो 4800 5400 में जो पास है वो सेकंड क्लास में मिलेगा, लेकिन हाई स्टेटस मतलब जैसे ही वो गजेटेड ऑफिसर बनता है तो गजेटेड ऑफिसर की वजह से हाई स्टेटस का पास मिलता है, जिसमें फर्स्ट ए पास मिलता है। तो कोई भी कर्मचारी जो है अगर वो ग्रेड पे उसका बढ़ता है, इवन 4800 5400 6600 भी अगर होता है ग्रुप सी का, जो नर्सिंग में जनरली 6600 मिल रहा है एमएससीपी की वजह से, तो वो उसको स्टेटस वाला पास नहीं मिलेगा, सिर्फ ग्रेड पे वाला पास मिलेगा। तो ग्रेड पे के हिसाब से हायर पास क्लास पास मिलेगा, लेकिन स्टेटस का जो है गजेटेड के लिए, उसके लिए गजेटेड ऑफिसर ही बनना पड़ेगा। ये लास्ट के उसका फिर हमें क्लियरफाई किया हुआ है रेलवे बोर्ड। फिर एक क्लियरिफिकेशन इशू किया रेलवे बोर्ड ने 10 फरवरी 2011 को रनिंग स्टाफ का। रनिंग स्टाफ में जो गुड्स कैटेगरी है, गुड्स गार्ड कैटेगरी, उसमें पहले गुड्स गार्ड हुआ करता था 2800 जीपी, फिर सीनियर गुड्स गार्ड, फिर सीनियर गुड्स से पैसेंजर बनता था, पैसेंजर से सीनियर पैसेंजर, सीनियर पैसेंजर से मेल एक्सप्रेस बनता था। बाद में पैसेंजर और सीनियर पैसेंजर को मर्ज कर दिया सरकार ने, और उसको एक ही कर दिया, वो दोनों 4200 ही रखा। तो अभी रेलवे बोर्ड ने इस क्लेरिफिकेशन में ये बताया गया है कि चूंकि कोई भी गार्ड जो है आज की तारीख में 7 पीसी में हम बात आते हैं, तो इनिशियल जो वो आता है सीनियर गुड्स गार्ड, सॉरी गुड गार्ड, यानी ये 2800 जो है जीपी है, जिसमें लेवल 5 आता है, से सीनियर गुड्स गार्ड बनता है। ये हमारा लेवल 6 यानी 42 जीबी होता है, और सीनियर गुड्स गार्ड जो है सीनियर पैसेंजर बनता है, दोनों ही 4200 जीबी है, यानी लेवल 6 है। और उसके बाद अगला प्रमोशन इनको सीनियर पैसेंजर से मेल एक्सप्रेस गार्ड बनता है, ये भी 42 जीबी लेवल 6 है, यानी सारे मैक्सिमम इनके लेवल 6 से ऊपर इनका है नहीं रनिंग में। तो चूंकि इनको 3 प्रमोशन मिल जाते हैं, 3 प्रमोशन माने गए हैं, तो इसको अब फर्दर कोई एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा। तो गार्ड कैटेगरी में ऑलरेडी एबीसी के अंदर जो है आपका गुड्स से सीनियर गुड्स का एक प्रमोशन माना गया है, सीनियर गुड्स से पैसेंजर का एक माना गया, और सीनियर पैसेंजर से मेल एक्सप्रेस का एक माना गया है। तो इसका 3 मिलेगा, फर्दर कोई भी नहीं मिलेगा। ये क्लियरेशन रेलवे बोर्ड ने 2011 में दी है।
और जिस प्रकार पास का एंटाइटलमेंट का क्वेश्चन आया था, हर एमएससीबी में लेवल पास मिलता है, सिमिलरली क्वेश्चन और पूछा गया था, डाउट रेस किया था रेलवे बोर्ड को कि ग्रुप डी स्टाफ जो होते हैं 1800 गेट पे में, उनको उनके बच्चों को स्कॉलरशिप के हिसाब से बेनिफिट मिलता है एसबीएफ के तहत। तो उसमें ये कहा गया था कि क्या जो ग्रुप डी स्टाफ है यानी 1800 जीपी वो बंदा है, क्या वो जब अगर उसका एमएससीबी में 1900 2000 मिल जाता है तो क्या वो एंटाइटलमेंट उसका खत्म हो जाएगा? तो रेलवे बोर्ड ने ये बोला कि नहीं, चूंकि उसका स्टेटस ग्रुप डी एक 1800 को हम जनरली ग्रुप डी ही मानते हैं अभी भी, कहीं ना कहीं ग्रुप डी जैसे स्टेटस मानते हैं, तो उसको बोला कि नहीं, 1800 वाले को जो है वो अभी उसका स्टेटस चेंज नहीं हुआ तो उसको सारी बेनिफिट मिलेंगे। लेकिन हाँ, अगर लास्ट में क्लास डाल दिया कि अगर प्रेफरेंस देने की बात आएगी तो अगर 1900 मिल गया उसको, 2000 मिल गया, तो प्रेफरेंस 1800 वालों को मिलेगा, ये लास्ट में उन्होंने कहा गया। ये क्वेश्चन और आया था इसमें, ग्रांट ऑफ फाइनेंशियल ऑपरेशन अंडर एमएससीपी टू डायरेक्टरेट इंजीनियरिंग ऑफ ड्राइंग कैडर। इसमें कहा गया है, इन दिस कनेक्शन इट इज क्लैरिफाइड द इंजीनियरिंग ग्रेजुएट डिक्टेट इनिशियली इन ग्रेड 5500 एंड 9000 एंड प्रमोटेड टू 65 एंड 65 to 10,500 अगेंस्ट द 20% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा इन टर्म्स ऑफ पोस्ट लेटर 28/9/98. EBIT be treated at par with the fresh recruited in scale of 6500, 10,500, which is from the date they were promoted to the pay scale. इसके बारे में थोड़ा सा मैं ब्रीफ करूंगा मैं आपको कि अभी आगे एक एग्जाम कुछ एक और लेटर रेलवे बोर्ड का जो बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है कि कोई भी कर्मचारी है अगर वो प्रमोट हो रहा है थ्रू एलडीसी जीडीसी, तो उसमें उसको फ्रेश रिक्रूटमेंट मानना है कि प्रमोटेड मानना है, उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे, मैं डिटेल में मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन इसमें मोटा मोटा अभी इस लेटर के थ्रू बताता हूँ कि रेलवे बोर्ड ने बोला है कि कोई भी पोस्ट अगर आपका प्रमोशनल पोस्ट अगर भरते हो, नीचे वाले एम्प्लॉय से नीचे वाला जो रेगुलर एम्प्लॉय है वो अगर प्रमोशन होकर एबीसी में ऊपर जाता है प्रमोशनल कोटा के थ्रू, तो उसको एक प्रमोशन माना जाएगा एमएससी की तरफ। लेकिन कोई भी कर्मचारी अगर प्रमोशन के अंदर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा की पोस्ट को भरता है थ्रू जीडीसी एलडीसी, तो उसको वहां से फ्रेश माना जाएगा, उसको प्रमोशन माना नहीं जाएगा। थोड़ा सा समझाने के लिए होता है, इसमें लोग समझ में नहीं आएंगे कि जनरली आप ये बोलोगे एलडीसी तो प्रमोशन कोटा है, उसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के साथ है, बस सही है। जीडीसी का तो आपको इजी है मेरे ख्याल से, जीडीसी जो होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा को ही जीडीसी के थ्रू भरा जाता है। जो रेलवे में जितना भी कैटेगरियां हैं जिसमें डीआर कोटा है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा, उस कोटा में कुछ भाग जो होता है रेलवे एम्प्लॉय से भरा जाता है थ्रू जीडीसी। तो वो जो पोस्टें भरी जाती है, चूंकि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा की पोस्टें होती है, तो उसमें कोई भी आदमी प्रमोशन होता है यानी जीडीसी के थ्रू आदमी फर्दर किसी और पोस्ट पे जाता है तो उसको फ्रेश माना जाएगा, प्रमोशन नहीं मानते। वहां से उसकी फ्रेश फर्दर जो है न्यू ऑर्गेनाइजेशन मान के फर्दर नया एबीसी का नया एमएससी का चैनल चालू होगा, एमएससीबी का सॉरी। वहां से जैसे ही वो जीडीसी बन गई, कुछ भी बना, मान लीजिए एक गैंगमैन है, ट्रैकमैन 1800 में है, और वो अगर जीडीसी के थ्रू सीनियर क्लर्क बना अगर मान लीजिए, तो सीनियर क्लर्क बने बस जीडीसी गैंगमैन ट्रैकमैन से जो सीनियर क्लर्क का है वो प्रमोशन नहीं मानेगा और ना सर्विस वो मानी जाएगी आपकी। सीनियर क्लर्क जिस दिन से बना है वहां से उसकी सर्विस फॉर द पर्पस ऑफ एमएससीबी काउंट होगी, वहां से फिर 10 साल 20 साल 30 साल के बाद उसकी सर्विस मानी जाएगी। अब जीडीसी वाला फंडा बड़ा सिंपल है, और एलडीसी वाले इशू में यह है कि एलडीसी में सरकार ने बोला कि जीडीसी और एलडीसी में अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा की पोस्ट अगर भरी भरी जाती है तो उसको फ्रेश माना जाएगा। एलडीसी में कैसे बना जाएगा? तो इसमें रेलवे बोर्ड का मैं बता दूं कि जो हमारा ड्राइंग कैटर था इंजीनियरिंग के अंदर, इंजीनियरिंग में वो प्रमोशनल कोटा हुआ करता था उस जमाने में, जो मुझे हल्का हल्का लेटर है भी, लेकिन उसमें काफी टाइम लग जाएगा, मैं हल्का बता दूंगा कि उस वक्त शायद 5000 5500 इस तरह का कुछ स्केल्स हुआ करता था, प्रमोशनल कोटा होता था उस वक्त। फिर 98 में रेलवे बोर्ड ने पहली बार जो है 6500 10,500 का नया ग्रेड इंट्रोड्यूस किया रेलवे बोर्ड ने, और वो डीआर कोटा था जिसमें इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए था 20% कोटा, डीआर कोटा पहली बार 98 में इंट्रोड्यूस किया था इंजीनियरिंग ग्रेजुएट में। लेकिन चूंकि उस वक्त पूरा कैडर खाली था और जो भी शायद यूनियन ने डिमांड की है, जिसने भी किया, जो भी लगा मामला, उसमें रेलवे बोर्ड ने वन टाइम एग्जामेशन दिया था रेलवे को कि आप जो है आपके जो एम्प्लॉय हैं जो काम कर रहे हैं, अगर वो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है तो आप वन टाइम एलडीसी करके उनको भर लो आप उसको। तो इस तरह का मामला कई बार रेलवे बोर्ड क्या करता है कि कोई भी आपका अगर मान लीजिए कई बार वो शॉर्टेज, हैवी शॉर्टेज होगी आपकी, और आपके पास आरआरबी का पैनल आने में टाइम है, आपको लगता है आरआरबी का पैनल 2 साल तक नहीं आएगा, और कई बार
जो भी रेलवे है वो अप्रोच करती है बोर्ड को कि सर ये डीआर कोटा हम भर नहीं पा रहे हैं, और शायद हमारे अहमदाबाद में ऐसा हुआ है, तो अगर वो पोस्टें अगर जो है रेलवे बोर्ड एग्जामिशन देता है कि ठीक है आप अपने बंदों से भर लो, तो ऐसी जो पोस्टें होती है जो डीआर कोटा की जो पोस्ट होती है, और उसको हम अगर नीचे ही हमारे एम्प्लॉय से भरते हैं, पोस्टें अगर डीआर कोटा की है और हम उसको डीआर कोटा की पोस्टें हम सिर्फ रेलवे बोर्ड की से परमिशन लेके ही भर सकते हैं, इसके अलावा नहीं भर सकते हैं, तो ऐसी पोस्टों को हम ये माना जाएगा कि बंदा जो है एलडीसी में आया या जो भी जनरल सेक्शन में आया वो फ्रेश रिक्रूट वहां से माना जाएगा, और पुराना उसको नहीं काउंट होगा। तो ये आगे मैं और डिटेल में बताऊंगा आपको। तो अभी इसमें इस लेटर में ये बात की थी कि जो वन टाइम जो एग्जामिनेशन दिया था 2098 में, उस वक्त जो लोग आए थे 6500 में, थ्रू प्रमोशन ही होके आए थे, लेकिन उसको फ्रेश रिक्रूटमेंट मान के वहां से उनका एमएससी भी स्टार्ट होगा। ये एक और कंफ्यूजन था लोगों में उस वक्त 2011 में, उसी पे रेलवे बोर्ड ने 29/12/11 का लेटर निकाला, जिसमें कहा गया है कि इन दिस कंडीशन अटेंशन इनवाइट टू पैरा 1 ऑफ एनेक्सर टू रेलवे बोर्ड्स लेटर डेटेड 10/6/2009 वेरियन इट इज मेंशन द एमएससीपी स्कीम इन्वेस्टेस 3 अपग्रेड। इसमें कहा गया है, इसमें पुरानी बातें रिपीट की कि जो रेलवे बोर्ड ने 2001 आरबी 1/2009 जो निकाली थी, उसमें ये कहा गया था कि कोई भी कर्मचारी होगा उसको एमएससीपी योजना के तहत 3 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलेंगे, जो कि उसकी 10 साल 20 साल 30 साल कंप्लीट रेगुलर सर्विस पूरी होने पर मिलेगी। Financial upgradation under the scheme is admissible whenever an employee has spent 10 years continuously in the same grade pay। इसमें कहा गया है कि कर्मचारी को जो है वित्तीय उन्नयन फाइनेंशियल अपग्रेडेशन तभी मिलेगा जब एक ग्रेड में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा सुनिएगा, कि कोई भी कर्मचारी को या तो 10 साल 20 साल 30 साल पे प्रमोशन अपग्रेडेशन मिलेगा, या फिर कोई भी कर्मचारी एक ही ग्रेड में 10 साल पूरा करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, एक कर्मचारी को भी आया, मान लीजिए 2023 में आया, 23 में आते ही उसको 2 साल में अगर प्रमोशन मिल जाता 25 में, तो अगला जो उसका एमएससीपी जो होगा 25 से 10 साल या यहाँ से 20 साल, तो 2023 से 20 साल जो होता है वो होता है 43 में, और अगर 2025 से हम करेंगे 10 साल तो 35 में हो जाता है, तो काफी डिफरेंस आ जाता है। तो ये चीज समझने की जरूरत है कि कोई भी कर्मचारी को एमएससीपी जो होगा वो लास्ट एमएससीपी या प्रमोशन जो भी मिला है वहां से 10 साल या इनिशियल से 10 20 30 साल वाला मामला था, उसके हिसाब से बताया गया। It is thus evident that first financial upgradation would be admissible on completion of 10 years of regular service from the date of actual joining of the post in entry grade। तो इसमें कई साल उस वक्त जब 2009 में नया नया एमएससी आया था, कई लोग ट्रेनिंग पीरियड काउंट कर रहे थे, टीएस से काउंट कंफ्यूज हो रहे थे कहां से क्या पकड़ना। तो इसमें क्लेरिफिकेशन रेलवे निकाला है कि आपका जो 10 साल होगा फ्रॉम द एक्चुअल ज्वाइनिंग, यानी कि रेगुलर वर्किंग, एक्चुअल ज्वाइनिंग का यहाँ मतलब था कि आपका रेगुलर जो वर्किंग है वो वहां से आपको 10 साल पकड़ना है। फर्दर इसने कहा है कि सेकंड फाइनेंशियल अपग्रेडेशन ऑन कंप्लीशन ऑफ 20 ईयर सर्विस फ्रॉम द डेट ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट, और अगला जो सेकंड एमएससीबी जो मिलेगा वो 20 इनिशियल अपॉइंटमेंट डेट से 20 साल होने के बाद मिलेगा, या 10 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल अपग्रेडेशन और प्रमोशन, या आपका पहले फाइनेंशियल अपग्रेडेशन या पहले प्रमोशन से 10 साल के बाद मिलेगा, whichever is earlier, जो भी पहला आएगा। एंड थर्ड फाइनेंशियल अपग्रेडेशन वुड बी एडमिसिबल ऑन कंप्लीशन ऑफ 30 ईयर सर्विस फ्रॉम द डेट ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट, और 10 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ सेकंड फाइनेंशियल अपग्रेडेशन और प्रमोशन। और तीसरा जो अपग्रेडेशन मिलेगा आपको इनिशियल जो आपका अपॉइंटमेंट हुआ है, रेगुलर ज्वाइनिंग हुआ उस तारीख से 30 साल, या लास्ट जो भी आपका सेकंड प्रमोशन या अपग्रेडेशन हुआ है वहां से आपका 10 साल, whichever जो भी पहले आएगा वहां मिलेगा, इफ द एम्प्लॉय हैज नॉट अर्न दी प्रमोशन इन 30 ईयर स्पान ऑफ रेगुलर सर्विस। यदि कर्मचारी ने 3 प्रमोशन अपने 30 साल की सर्विस में नहीं लिए हो। तो मेरे पास कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है, कई लोग पूछते हैं कि कई ऐसे भी एम्प्लॉय होते हैं जो 3 या 4 प्रमोशन ले चुके होते हैं और 10 साल हो जाते हैं उनको, तो 3 लेने के बाद भी बोलते हैं सर हमको क्या एमएससी मिलेगा, या 4 लेने के बाद भी मिलेगा। तो इसमें रूल ये है कि आपको हर 10 साल 20 साल 30 साल पर अपग्रेडेशन जो मिलेगा वो सब्जेक्ट टू कंडीशन है कि आपको मैक्सिमम 3 ही प्रमोशन अगर नहीं मिलेंगे, मिला होगा तभी मिलेगा। अगर आपने 3 प्रमोशन ले लिए हैं तो उसके बाद कोई भी अपग्रेडेशन आपको नहीं मिलेगा, ये बोलता है। तो यही लगभग कंप्लीट है इसका इंटरप्रिटेशन। अब आगे हम चलते हैं। एक और क्लेरिफिकेशन आया है इसमें कि जैसे कि मैंने आपको बताया था जो मेन सर्कुलर था कि कोई भी कर्मचारी को प्रमोशन होता है तो प्रमोशन होने के बाद अगर रिफ्यूजल देता है तो फिर उसको जब तक कि
वो प्रमोशन फ्यूचर में प्रमोशन जो नहीं करता उसको एमएससीपी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके कंडीशन में ये कहा गया था कि रेगुलर प्रमोशन तो ठीक है, लेकिन एडॉक प्रमोशन भी रेलवे में मिलते हैं। तो एडॉक प्रमोशन के मामले में क्या नियम है, ये एक इश्यू और आया था। तो इसमें रेलवे बोर्ड ने कहा है कि clarification regarding admissibility of financial obligation under MSCP to the employee who has refused ad hoc promotion, यानी ऐसे मामले में फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन की एडमिसिबिलिटी क्या रहेगी यदि कर्मचारी ने एड हॉक प्रमोशन को रिफ्यूज किया है। Various references from various journal railway have been received in board's office seeking clarification regarding admissibility of financial obligation and MSCP to the employee who refused ad hoc promotion। इसमें भी रेलवे बोर्ड ने बोला है the matter has been examined in consultation with DOPT, the nodal department of the government for MSCP। जैसा कि मैंने बताया है कि क्वेश्चन इसमें जनरल आता है, कई बार हम डीआर में पूछते हैं, डीआर में कोई भी रूल को समझने का इंटरप्रिटेशन का पावर किसमें है, तो उसमें प्रेसिडेंट को जाता है। डीओ इसमें अगर क्वेश्चन बन सकता है कि एमएससीपी के अंदर कोई भी इश्यू आता है, क्लेरिफिकेशन मांगना है, तो कौन अथॉरिटी है, तो उसमें डीओपीटी ही अथॉरिटी है, मैं बता दूं आपको। तो इसमें डीओपीटी से रेलवे बोर्ड ने चर्चा की इस मामले में, और इट इज क्लैरिफाइड दैट इंस्ट्रक्शन अंडर एसएपी एमएसपी स्कीम रिगार्डिंग रिफ्यूजल प्रमोशन इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ रेगुलर प्रमोशन ओनली। मतलब जो इंस्ट्रक्शन है, मेन इंस्ट्रक्शन जिसमें कोई आदमी प्रमोशन लेने पे को मना करता है, वो सिर्फ रेगुलर प्रमोशन के मामले में लागू होंगे। Therefore, the employee who have refused ad hoc promotion are entitled to grant financial obligation under MSCP subject to fulfillment of other terms and conditions as contained in board's letter number dated 10/1/2009 RB 101/2009। इसमें कहा गया है कि जो रिफ्यूजल का जो पॉलिसी रेलवे बोर्ड ने बनाई है वो सिर्फ रेगुलर प्रमोशन के मामले में ही लागू होगी। एडॉक प्रमोशन के मामले में कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। तो एडॉक प्रमोशन के मामले में कर्मचारी जो है उसको फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन दिया जाता है, सब्जेक्ट टू कंडीशन है कि बाकी जो टर्म्स एंड कंडीशन अगर वो फुलफिल करता है, यानी कि बेंचमार्क होना चाहिए, 10 साल 20 साल उसके होने चाहिए, लास्ट प्रमोशन से 10 साल होना चाहिए, डीआर कोई मेजर डीआर नहीं चाहिए, बाकी टर्म्स एंड कंडीशन अगर उसको फुलफिल हो जाती है तो उसको एमएससीपी दिया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ आज काफी इस वीडियो में बना दी, क्लैरिफिकेशन काफी सर हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में और जो क्लैरिफिकेशन रेलवे बोर्ड के निकाले वो उस पर डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट कीजिए। धन्यवाद।